हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर रिएक्शन को पहचानने का अपना तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीचे रिएक्शन लिखी गई है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को बताने के लिए हमें सभी रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। आज हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे हर तरीके की रिएक्शन की, किस रिएक्शन को क्या कहते हैं और हम कैसे पहचानते हैं गिवन रिएक्शन में कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो रिएक्टेंट या रिएक्टेंट जो होते हैं जो आपस में मिल करके कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो टोटल आपकी 5 टाइप्स यानी 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। दूसरी आपकी होती है डीकम्पोजिशन। तीसरी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट। चौथी आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी आपकी होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ये दो रिएक्शंस का मिक्सचर होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। लेकिन दोनों रिएक्शंस को एक साथ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो हमेशा साइमल्टेनियसली होती हैं। यानी जहाँ पर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसी के साथ साथ दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा होगा। यानी दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होती है, इसलिए दोनों रिएक्शन को एक साथ हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग साथ में एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन या एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। तो एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, जैसे दो रिएक्टेंट अगर हमने कोई एक रिएक्टेंट A प्लस B, है ना, तो दो रिएक्टेंट अगर आपस में मिल करके केवल और केवल एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है ना, AB, तो वो आपकी रिएक्शन जो होती है आपकी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी जहां पर आपके प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो, जहां पर आपके रिएक्टेंट जहां पर रिएक्टेंट आपके दो या दो से ज्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट आपका हमेशा केवल एक बने, वो आपकी रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जो होगा जैसे आपका H2 + O2 बनेगा 2H2O। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट आपके पास दो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो रिएक्टेंट हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट केवल एक बन रहा है तो वो रिएक्शन आपकी कहलाएगी एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस याद रखिएगा जब भी रिएक्शन इस फॉर्म में लिखी होगी A + B = AB, ठीक है। जैसे आपका होता है H2 + S बनेगा H2S, है ना। तो ये जितनी भी रिएक्शन होंगी जहाँ पर आपके रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हों लेकिन प्रोडक्ट केवल एक बनेगा, वो आपकी रिएक्शन कहलाएगी एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन का अपोजिट होने का मतलब होगा कि जहां पर आपका एक प्रोडक्ट, जहां पर आपका एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में टूट जाए, वो आपकी रिएक्शन क्या कहलाएगी? आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब इसको हीट करते हैं तो ये आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2।
देखिए यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट है वो एक है, लेकिन प्रोडक्ट आपके दो बन रहे हैं, एक ये कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पर एक रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए वो आपकी रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये खुद आपका इस तरीके से नहीं टूटता है, इसको तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हीट देना पड़ता है। तो जो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये दो प्रकार की होती है। एक आपकी कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जहां पर किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम हीट प्रोवाइड करें यानी टेम्परेचर बढ़ाएं उसका, जैसे हमने यहाँ पर किया कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोगों ने हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, तो ये आपका कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक, दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का किसका होता है, यानी जहां पर किसी भी रिएक्टेंट को जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, उसके एक्वा सॉल्यूशन को अगर हम करंट फ्लो कराएं और तब वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर H2O, वाटर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो ये आपका H2 + O2 में टूट जाता है, यानी इसका जैसा अपोजिट रिएक्शन होती है। तो देखिए आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये दो प्रकार की होती है, या तो थर्मल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जहां पर कोई भी एक रिएक्टेंट गर्म करने पर यानी हीट देने पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए तो वो आपका कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा जो आपका है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर हम हीट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं। यानी अगर हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। थर्ड आपकी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका कोई भी एक सब्सटेंस जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा करके उसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है। जैसे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई AB है और यहाँ पर प्लस मान लीजिए C है ना, तो ये A का कोई एक कंपाउंड है, तो अगर आपका ये जो रिएक्शन होगा ये C क्या करेगा, B को हटा देगा, तो ये हो जाएगा AB + C। ये आपकी रिएक्शन जो होती है ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, उल्टा लिख दिया, AC + B, ये जो C होगा यानी जो दूसरा एलिमेंट है ये चूंकि B से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये B को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी B को हटा देगा, है ना, B को हटा देगा और B के स्थान पर स्वयं क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन आपकी जो होती है वो कहलाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस तरीके के रिएक्शन को याद रखने के लिए एक और चीज जरूर आपको याद होनी बहुत जरूरी है कि आपके रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगी जब कोई अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। अगर मान लीजिए कोई लेस, यहाँ पर जो C है अगर वो B से कम रिएक्टिव एलिमेंट हो यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो तो ये रिएक्शन कभी भी पूरी नहीं होगी, यानी वो कभी भी इस एलिमेंट को फिर हटा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए हमेशा सेटिस्फाई की, जो आपका ये C एलिमेंट है ये हमेशा इसकी जो रिएक्टिविटी होनी चाहिए वो B से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हैं, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जो नीचे लिखा जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मैग्नीज है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा तभी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाएगा, अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा तो कभी भी रिएक्शन पूरी नहीं होगी। जैसे अगर हम कहें कि हमने मान लिया है CuSO4 और +Fe, पूछा जाए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आप यहाँ पर देखिए ये कॉपर का सब्सटेंस है, कॉपर का कंपाउंड है और ये फेरिक है। तो देखिए क्या फेरिक जो है यानी आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखिए कॉपर आपका कहाँ है, यहाँ, और आयरन कहाँ है, ऊपर, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा, ये Cu को यहाँ से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, यानी ये बना देगा FeSO4 + Cu, कॉपर अलग हो जाएगा।
ठीक। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम फेरिक सल्फेट यानी FeSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर डालें, है ना, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? क्या देखिए, अगर हम FeSO4 में Cu यानी कॉपर मिलाएंगे तो देखिए ये आयरन का सल्फेट है और ये कॉपर है, तो कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव है फेरिक से यानी आयरन से, तो अगर कॉपर लेस रिएक्टिव है तो कॉपर कभी भी आयरन को अपने कंपाउंड से हटा नहीं पाएगा, यानी डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और जब रिएक्शन नहीं होगी तो सॉल्यूशन का कलर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये कंपलसरी होता है कि जो भी सब्सटेंस होगा वो अगर उसकी रिएक्टिविटी इस कंपाउंड के सब्सटेंस से ज्यादा होगी तभी वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा, अदरवाइज कभी भी अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को कभी वो हटा नहीं पाएगा और उस कंडीशन में कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। तो उसके लिए जरूरी होती है कि हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका होता है, ट्रिक होती है कह सकते हैं। हमको नाम याद है ना, पोटेशियम सोडियम ये, है ना, तो एक सेंटेंस याद कर लीजिए, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ zoo in low humid country more satisfactory and perfectly। तो ये हमने सेंटेंस इसलिए याद रखा है कि इस सेंटेंस के पहले वर्ड में ही सबका नाम छुपा हुआ है। जैसे अगर हम P की बात करें, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मैग्नीज, S फॉर सिल्वर, A फॉर, देखिए गोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ, गोल्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि A फॉर आरम होता है, गोल्ड का ओरिजिनल जो नेम होता है, केमिकल नेम जो होता है वो ऑरम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए को ऑरम पढ़ते हैं, ऑरम का मतलब गोल्ड है ना। और पी फॉर प्लेटिनम आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। लास्ट के तीनों जो एलिमेंट होते हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनको याद करने के लिए आप एक आसान सी ट्रिक याद कर सकते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो सेंटेंस के पहले लेटर से आपको केमिकल नेम याद हो जाएगा, P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मैग्नीज, S फॉर सिल्वर, A फॉर ऑरम या गोल्ड और P फॉर प्लैटिनम। तो आपको बस केवल ये जो आपका सेंटेंस है, एक सेंटेंस याद रखना है, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरी एंड परफेक्टली। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसको आसानी से आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट आपकी चौथी रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जहां पर दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, यानी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि उनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज होने का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए लिखा है AB प्लस CD, है ना, तो ये A जो है वो C के स्थान पर आ जाएगा, C जो है वो A के स्थान पर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा CB प्लस AD। ठीक, तो आयन एक्सचेंज होंगे। दो कंपाउंड जब इस तरीके से मिले, व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन सच अ वे दैट देयर आयन एक्सचेंज, है ना, टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, यानी दो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके आयन आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर दो आयंस यानी दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। देखिए ए यहाँ से यहाँ जा रहा है, सी यहाँ से आ रहा है, यानी दो का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेट रिएक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आपका है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, है ना, AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्ट कराइए NaCl के साथ। ठीक, अब NaCl AgNO3, तो देखिए जब AgNO3 है अगर ये टूटेगा तो Ag और NO3 के आयन बनेंगे, Na और Cl यानी NaCl
सॉरी इस तरीके के आयन बनेंगे, ये इस तरीके के आयन बनेंगे, तो आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। आयन एक्सचेंज होने का मतलब होगा Na इधर आ जाएगा Ag के स्थान पर और Ag यहाँ आ जाएगा, तो आपका नया कंपाउंड बनेगा NaNO3 प्लस AgCl, यानी सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपका Ag जो था, जो पहले नाइट्रेट के साथ बन रहा था, वो आपका डिस्प्लेस हो गया सोडियम के स्थान पर, और सोडियम डिस्प्लेस होकर के आ गया किसके स्थान पर, सिल्वर के स्थान पर, है ना। तो आपका नया कंपाउंड बन जाएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल आयंस की प्लेस चेंज होती है। Ag Na के स्थान पर जाएगा, Na Ag के स्थान पर आएगा, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होगी वो आपकी कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसके बाद आपका लास्ट जो आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक्चुअल में होता है क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है ना, तो देखिए ऑक्सीडेशन को अलग डिफाइन करिए, है ना, और रिडक्शन को अलग। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि ये दोनों रिएक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होती हैं, यानी जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर रिडक्शन 100% हो रहा होगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए नाम से ही लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटेगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर मान लीजिए कहीं किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ना हो तो हाइड्रोजन के टर्म्स से भी पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के टर्म्स में कैसा होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो वो रिडक्शन हो रहा होगा। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना वो आपका क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो हमेशा साइमल्टेनियसली होती हैं, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को हमेशा एक साथ लिखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, कोई भी CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये बनाएगा Cu प्लस H2O। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, है ना, और कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में। तो इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पूछा जाए इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, तो हम बताएंगे कि कॉपर ऑक्साइड यानी CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसमें हुआ है, कॉपर में, है ना। और देखिए हाइड्रोजन H2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और समझिएगा कि यहीं पर आपका आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, यानी हो रहा है ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और रिडक्शन ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड का। देखिए CuO का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये जो H2 है, ये H2 ये क्या है आपका, ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। और जो ऑक्सीजन दे रहा है यानी जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता लगाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर ऑक्सीजन देगा तो उसका क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा।
ठीक, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन देगा तो उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन गेन करेगा H2, है ना, जैसे यहाँ इस रिएक्शन में H2 जो ऑक्सीजन गेन करेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। अब आता है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती है, यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है या बहुत जगहों पर यूज होती है, जिसे हम देखते हैं। अब कहा जाए कि हमारे लिए अच्छी होती है या खराब, तो दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये जो होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है ना, या इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लॉस होते हैं इससे हमें, है ना, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इनका कहाँ कहाँ हमें ये दिखाई देती है, कहाँ कहाँ पर होती हैं, है ना। देखिए, दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ पर दो प्लेसेस होते हैं, जैसे एक आपका होता है कोरोजन, और एक आपका होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, है ना, और कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक, मेटल्स जो होते हैं, ठीक है ना, तो देखिए जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस होती है। ठीक, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो जब इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, आयरन, है ना, आयरन जो होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन होती है उसके साथ जब ये रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखिएगा इसके लिए मॉइस्चर का होना जरूरी होता है ना, तो ये आपका एक रेड सब्सटेंस बनाता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है ना, और इसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग, है ना। तो रस्ट जो होता है ये आपका एक कोरोजन का एक इफेक्ट होता है। तो ये जो रस्ट होता है ये मेटल्स के लिए कह सकते हैं कि खराब होता है ना। क्यों खराब होता है? क्योंकि ये मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर देता है या उनको कमजोर कर देता है, उनकी जो मैलिएबिलिटी और जो क्या कह सकते हैं टेंशन बियर करने की कैपेसिटी होती है उनको कम कर देता है, ठीक है ना। तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है? जब मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका कोरोजन हो जाता है, यानी उनका ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ आयरन। अगर आयरन का ऑक्सीजन के साथ खुले में छोड़ दिया जाए, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो वहां पर रस्ट होता है। रस्टिंग जो होता है वो आयरन को खराब कर देता है। तो रस्टिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। जैसे हम लोग कोटिंग करते हैं, है ना, या पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट करते हैं, ठीक, ऑयल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं, ठीक, और गैल्वेनाइजेशन आपका एक प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, किसी भी। और एक आपका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपका एक मेथड होता है। किसी भी क्या कहते हैं मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं जो ऑक्सीजन के साथ, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो ये आपके मेथड होते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा आपका आता है रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि जैसे जो आपका फूड होता है जो वेजिटेबल ऑयल में पका हुआ होता है, तो जब वेजिटेबल ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड होने का मतलब होता है उसमें स्मेल आनी हो जाती है, यानी उसका स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जब आप कोई भी पैक्ड फूड खरीदते हैं, ठीक है ना, पैकेट में जैसे चिप्स के पैकेट खरीदे या कोई भी चीज़ खरीदे, तो आपने देखा होगा उसके अंदर गैस भरी होती है। तो वो गैस जो होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन वहां पर होगी तो वो जो आपका जिस ऑयल, वेजिटेबल ऑयल से जो आपका फूड प्रिपेयर किया गया है उसके साथ रिएक्ट करके वो एक दूसरा प्रोडक्ट बना लेगी और आपका फूड जो है वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग उस पैकेट्स में क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है ताकि जो फूड है वो आपका खराब ना हो सके। इसीलिए आप देखिए, अगर कभी भी आप
चिप्स के पैकेट को खुला छोड़ दें कुछ समय के लिए और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसका टेस्ट एंड स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके एवरीडे लाइफ में जो कॉमन प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन का यूज देखते हैं। एक आपका होता है कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल्स में कोरोजन होता है, जैसे आयरन में रस्टिंग होती है, इसी तरीके से आपके कॉपर और अलग अलग मेटल्स में भी होता है ना। और दूसरा आपका होता है रेंसिडिटी ऑफ फूड। इनको हम प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग को या कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए मेथड्स यूज करते हैं, और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पैक्ड फूड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ठीक है, ये आपका होता है इफेक्ट्स। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।